We were saying that an act which is ultra vires the company and being void, it cannot be ratified afterwards by the shareholders of the company. बाद में उसे सही नहीं किया जा सकता कि हम अब बाद में रेजोल्यूशन पास कर देते हैं, इस एक्ट को सही मान लो ना, ऐसा ना होगा। ठीक है, आगे पढ़ कृष्णा। Sometimes act which is ultra vires can be regularized by ratifying it subsequently. आगे। For instance, if the act is ultra vires the power of the directors, the shareholders can ratify it. If If it it is is ultra vires the articles of the company can alter the articles. If the act is within the power of the company but is done irregularly, shareholder can validate it. ये जो पैराग्राफ है ना, समटाइम्स द एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स कैन बी रेगुलराइज्ड बाय रैटिफाइंग इट सब्सिक्वेंटली, एंड इसका पूरा निचोड़ मैं आपको एक लाइन में पहले ही दे चुका हूं सर। क्या? अल्ट्रा वायर समटाइम्स द एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स कैन बी रेटिफाइड, इन्होंने यहां पर ये नहीं लिखा अल्ट्रा वायर्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आगे दिया है कौन सा एक्ट रेटिफाई बाद में किया जा सकता है? एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बट इंट्रा वायर्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ऐसा काम विच इज अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मान लो डायरेक्टर ने अपनी पावर के बाहर जाके काम कर दिया जो इसको दी गई थी, लेकिन अभी भी वो काम इंट्रा वायर्स दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। 1 करोड़ रुपए तक का लोन अलाउ किया गया था, मेमोरेंडम ने कहा कंपनी मैक्सिमम 2 करोड़ का लोन ले सकती है, आर्टिकल ने बोला डायरेक्टर बिना पूछे 1 करोड़ तक का ले सकता है, पर डायरेक्टर भाई साहब को तो खुजली मची थी, 1.5 करोड़ रुपए का लोन ले लिया इन्होंने बिना पूछे। ये अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक्ट है बट इंट्रा वायर्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक्ट है, तो इसे बाद में रेटिफाई किया जा सकता है। लेकिन कोई एक्ट सीधा अल्ट्रा वायर्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, भाई भूल जाना, उसको कभी भी रेटिफाई नहीं किया जा सकता। ये मैं आपको पहले समझा चुका हूं, इसलिए इसे दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है एन एक्ट which is ultra vires the article of association but intra vires the memorandum of association can be ratified or not। तो आपको आंसर ध्यान है किस तरीके से एग्जांपल्स देते हुए एक्सप्लेन करना है इस चीज को आपको, और सिचुएशन दे सकते हैं ऐसी 1 करोड़ 2 करोड़ और 1.5 करोड़ वाली, उसमें भी आपको अपना एग्जाम्पल देना है। और ये भाई साहब ने सीधा 2.5 करोड़ रुपए का लोन ले लिया डायरेक्टर ने, तो ये एक्ट ना केवल अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया, ये एक्ट अल्ट्रा वायर्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी हो गया, ये बाद में रेटिफाई नहीं किया जा सकता। जबकि ये 1.5 करोड़ वाली सिचुएशन बाद में शेयर होल्डर्स कहते हैं ठीक है इसने अपनी पावर से बाहर जाके काम किया लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की पावर के अंदर ही किया ना, बोलो भाई इसके काम को बाद में सही ठहरा दे अपन, हाँ सर जरूरत थी करवा लिया। यदि सारे शेयर होल्डर्स ने जनरल मीटिंग में, सारे मतलब जैसी भी जनरल मीटिंग है उसमें अप्रूव कर लिया, तो फिर ये वैलिड कहलाएगा, ये बाद में रेटिफाई कर सकते हैं। इतना सा कंसेप्ट है, ठीक है आगे पढ़ो भाई। The leading case through which this doctrine was enunciated is that of Ashbury Railway Carriage and Iron Company Limited versus Reich, 1875. The leading case, लैंडमार्क केस है, याद रखना इस केस को। लीडिंग केस थ्रू विच दिस डॉक्ट्रिन वाज एनंसिएटेड, एन्यूटिएटेड मतलब जो भी तूने बोला वो नहीं, एनंसिएटेड यानी कि परिपाटी। द लीडिंग केस थ्रू विच दिस डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स वाज केम इनटू एक्शन वाज that of Ashbury Railway Carriage and Iron Company Limited versus Ritchie 1875। ठीक है, क्या हुआ था केस में, पढ़ना चालू करते हैं। फैक्ट्स ऑफ द केस। The main objects of a company were to make, sell or lend on hire railway carriages and wagons, to carry on the business of mechanical engineers and general contractors, to purchase, lease, sell and work mines, to purchase and sell as merchants or agents coal, timber, metals, etc. स्टॉप। देखो सर, इस कंपनी में जो मेन ऑब्जेक्ट्स थे कंपनी के वो क्या क्या थे? द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी वर to make, sell or lend on hire railway carriages and wagons। railway carriages
जो होते हैं ना मालगाड़ी या फिर जो जिनमें बैठ के अपन सफर करते हैं, वो वाले रेलवे कैरियजेस और वैगन्स को बनाना, सेल करना या फिर किराए पे देना, रेलवे कैरियजेस एंड वैगन्स। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया? बोलो हाँ सर, बोलो बोलो। पहला, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये सब उसके मेन पॉइंट्स थे। ठीक है, टू मेक, सेल और लेंड ऑन हायर रेलवे कैरेजेस एंड वैगन्स, ये पहला ऑब्जेक्टिव। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के साथ में भी कंपनी फॉर्म हो सकती है। फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सर तेल में भी है ये कंपनी, मतलब ऑयल फील्ड में भी है, पेट्रोकेमिकल्स में भी है। देन इट इज इनटू, ये होता है ना प्लास्टिक का दाना बनाने में, क्योंकि ये भी एक तरीके का ऑयल का बाई प्रोडक्ट ही है पेट्रोल का, प्लास्टिक दाने में भी है। सर जियो लेके आ गई रिलायंस इंडस्ट्रीज, यानी कि टेलीकॉम में भी घुस गई। सो देयर कैन बी मोर देन वन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में, एक से ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो काम करने से पहले ऑब्जेक्ट क्लॉज में वो चीज होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्ट इस कंपनी का था to carry on the business of mechanical engineers and general contractors। देखना प्रॉब्लम यहां पर आके अटकेगी, जहां तक मेरे को याद है इसके बारे में। to carry on the business of the mechanical engineers and general contractors। ठीक है, to purchase, lease, sell and work mines, खदानें होती है ना जिसमें से कोयला पत्थर ये सब निकलता है, परचेज, लीज, सेल एंड वर्क माइंस। to purchase and sell as merchants or agents कोल, टिम्बर, मेटल्स एटसेट्रा, ये चार मेन काम थे। अब आगे बढ़ गई। The directors of the company entered into a contract with Ritchie for financing the construction of a railway line in Belgium, and the company further ratified this act of the directors by passing a special resolution. डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ने रिची नाम के एक आदमी के साथ में फाइनेंस लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया। क्या? फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेलवे लाइन इन बेल्जियम, की सर हमको बेल्जियम में एक रेलवे लाइन खोद के डालनी है, तो उसके लिए हमको फंड्स की जरूरत है, तो रिची आप फाइनेंस करेंगे क्या? रिची ने कहा ठीक है कर देता हूं। And the company further ratified this act of the directors by passing a special resolution। कंपनी ने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया और डायरेक्टर्स के इस एक्ट को रेटिफाई कर दिया। ठीक है भाई, आगे। The company, however, repudiated the contract as being ultra vires. And Ritchie brought an action for damages for breach of contract। बाद में कंपनी को लगा कि यार हमने फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेलवे लाइन इन बेल्जियम, कंपनी के बीच में और रिची के बीच में एक फाइनेंस मतलब पैसे को लेके एग्रीमेंट हुआ। कंपनी ने इस बाबत अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, उसके डायरेक्टर्स ने इस बाबत जो लोन लिया ना, इसके बाबत अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को रेटिफाई भी कर दिया कि इसने डिसीजन तो ले ही लिया है। लेकिन बाद में कंपनी को क्या लगा कि ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज के अपोजिट जा रहा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज के अपोजिट जा रहा है, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर दिया। रिची ने केस ठोक दिया कि यार ये क्या बात हुई। ठीक है, आगे पढ़। His contention was that the contract was well within the meaning of the word general contractors and hence within its powers. देखो रिची ने क्या कहा, कंपनी ने क्या कहा, सर हम ये काम कर ही नहीं सकते हैं, ये हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन ही नहीं है ये सब काम करना। ठीक है, हम ये काम नहीं कर सकते, ये काम हमारी पावर्स के बाहर हो गया है, इसलिए हम कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं। रिची ने क्या कंटेंट किया, सर ये आपका जो सेकंड ऑब्जेक्ट है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज का जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या है, टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। तो आपका ये काम जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स की डेफिनेशन में आता है, इसलिए काम आपकी पावर के बाहर नहीं है, आपके पावर के विदिन ही है। ठीक है, आगे। Moreover, it had been ratified by a majority of shareholders. और आपने अपने एओए को अमेंड भी कर लिया,
तो आपके शेयर होल्डर्स जो है इन्होंने काम होने के बाद में इसको अलाउ भी कर दिया, ठीक है। तो इसलिए रिची कह रहा है कि नहीं, आप ये मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकते हो। आगे क्या हुआ? However, it was held by the court that the contract was null and void. क्यों? आगे पढ़। It said that the terms general contractors was associated with mechanical engineers. That is, it had to be read in connection with the company's main business. It has to be read in connection with the company's main business. देखो, to carry on the business of mechanical engineers and general contractors, ठीक है। कोर्ट ने बोला ये जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स वर्ड है ये किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जनरल तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए नहीं है। इस वर्ड को आपको इस वर्ड के साथ में जोड़ के देखना है, मैकेनिकल इंजीनियर्स के साथ में। तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आप जनरल कोई भी काम कर सकते हो, लेकिन यदि आपने इसका ये इंटरप्रिटेशन नहीं निकाला जो कोर्ट ने जैसे बताया कि सर जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स वर्ड को कोर्ट ने क्या बोला, आपको मैकेनिकल इंजीनियर्स के साथ में जोड़ के देखना है, उस बाबत आप जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स बन सकते हो, लोगों के लिए काम कर सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। लेकिन आपने यदि इस वर्ड को अलग से देखना चालू कर दिया तब तो आप बिल्डिंग बनाने के भी जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स हो जाओगे, पानी की लाइन डालने के भी हो जाओगे, कुआं खोदने के भी हो जाओगे, आप किसी भी चीज को लेके जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स बन सकते हो उनका काम करने के लिए। ऐसा नहीं चलेगा। सो इस जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स वर्ड का मतलब रिची बहुत ज्यादा लगा रहा है, जबकि इसको इस चीज के साथ में जोड़ के देखना है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हो, सिविल वर्क के लिए और इन सब के लिए कोई जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं हो आप। ये किस में आता है? गवर्नमेंट वर्क, ये जो लाइन डालना है ये सिविल काम है, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा नहीं भाई, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये रेलवे लाइन बिछाना इनका काम फिट ही नहीं बैठता है। इट इज अल्ट्रा वायस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज, ठीक है। आगे पढ़िए। If the term general contractors was not so interpreted, it would authorize the making of contracts of any kind and every description, for example, marine and fire insurance. जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स किस चीज के? कल को तो आप इंश्योरेंस बेचने के कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाओगे यदि हमने इसका ऐसा इंटरप्रिटेशन ले लिया। तो ये एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची केस लैंडमार्क केस हुआ कि सर किस हद तक जाके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज को इंटरप्रेट किया जाता है कि उसके अंदर है या उसके बाहर है, और डिसीजन रिची के खिलाफ आया, ठीक है। चलिए, केस क्लियर हो गया आप लोगों को? आगे बढ़े। यस सर। इतना सा ही बचा है आज, और आज इस अल्ट्रा वायर्स की डॉक्ट्रिन को पूरा करके फिर ही हम अपना खत्म करेंगे। आगे पढ़ भाई कृष्णा। An ultra wires contract can never be made binding on the company. It cannot become intra wires by reasons of estoppel, acquiescence, lapse of time, delay or ratification. अल्ट्रा वायर्स दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज को कभी भी रेटिफाई नहीं किया जा सकता है, कंपनी के ऊपर बाइंडिंग नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, बाय रीजन ऑफ ईस्टॉपल, एक्विसेंस, लैप्स ऑफ टाइम, डिले, रैटिफिकेशन। इसमें से मैं दो चीजें समझाऊंगा, बाकी आपको रटनी है, ठीक है। बाय रीजंस ऑफ रैटिफिकेशन की वही शेयर होल्डर्स तो है। देखो कई बार क्या होता है, ये भी कंटेंशन लाया जाता है कि सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज को हमको अमेंड करना है क्योंकि कंपनी नया काम करना चाहती है। तो सर शेयर होल्डर्स कौन अमेंडमेंट करेगा? सर शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करेंगे कि हाँ भाई कंपनी आज से सीमेंट ट्रेडिंग के साथ में ये वेजिटेबल ट्रेडिंग भी करेगी। करने वाले कौन? शेयर होल्डर्स। कहाँ करेंगे? जनरल मीटिंग में। तो इस कंपनी ने सीमेंट ट्रेडिंग का ऑब्जेक्ट लिखा होने के बावजूद भी यदि वेजिटेबल ट्रेडिंग कर दी तो सर बाद में भी उसको रेटिफाई भी कौन कर रहे हैं कि सर वही शेयर होल्डर्स कर रहे हैं, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? नहीं सर, ये अलाउड नहीं है। ये कंटेंशन नहीं दे सकते कि सर पहले भी शेयर होल्डर्स ही अमेंड करते, बाद में भी शेयर होल्डर्स ने अलाउ किया है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है, बाद में हो जाने दो ना रेटिफाई। सर फर्क ये पड़ता है कि आपने कंपनी के शेयर होल्डर्स वगैरह से पैसा ये कह के लिया था, लेकिन उस पैसे को यदि आप बिना उनकी परमिशन के यहाँ पर लगा देंगे तो फिर ये उनके साथ में धोखा होएगा, इसलिए हम ये अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए पहले अमेंड करो
फिर वो काम करो। यदि आप पहले काम करके फिर उसे रेटिफाई करना चाहते हो बाद में, वो पॉसिबल नहीं है। सो an ultra vires contract can never be made binding on the company. It can never become intra vires by ratification. ये तो आपको समझ में आ गया। ये आपको लैप्स ऑफ टाइम और डीले और ये सब याद करना पड़ेगा, एक्विजेंस याद करना पड़ेगा। मैं केवल एक चीज इसमें और समझाता हूं आपको, ईस्टॉपल। ईस्टॉपल का रूल क्या होता है देवांश? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ईस्टॉपल? हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में खूब बार इसको पढ़ा है। देवांश, सोमैया, अरे देवांश नहीं आता है तो वैसा बोल भाई। सर सुनाई दे रहा है अभी? हाँ सुनाई दे रहा है। बता ईस्टॉपल का मतलब क्या होता है? नहीं याद सर। अबे सर सुनाई दे रहा है का फिर क्या मतलब? कितने ढीठ की तरह तुम सब लोग मेरे को बोल देते हो कि है ना सर मुझे तो याद ही नहीं है। तुम्हारे सर को कैसा फील होता होगा कि कैसे लोगों के साथ रगड़ रगड़ के मेहनत कर रहे हैं। अरे सर नहीं याद है, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। हम आपकी हाथ की रेंज से दूर बैठे हुए हैं, आप वैसे भी कुछ नहीं उखाड़ सकते। जीत पटेल बोलो। सर मतलब अगर एक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन बनता है और उसमें फॉर एग्जांपल अगर एक आदमी रहता है और वो बोलता है कि वो एक कंपनी में इन्वॉल्व है और उसको पता है कि वो नहीं है, तो फिर उसके बाद वो ऐसा और कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी आ गई तो फिर वो ऐसा नहीं बोल सकता कि आई एम नॉट द मेंबर ऑफ द कंपनी। इस कंपनी वर्ड को पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर ले, ठीक है, तो तेरा एग्जाम्पल सही हो जाएगा। ईस्टॉपल वर्ड का मतलब होता है आपने किसी के सामने कोई बात यदि रिप्रेजेंट कर दी, भले ही वो सत्य नहीं थी, तो अब बाद में आपको वैसे ही एक्ट करना पड़ेगा जैसे कि रिप्रेजेंट की गई बात सत्य है। याद आया द रूल ऑफ ईस्टॉपल? whatever you have represented in front of another person, you cannot deny the truthfulness of that fact afterward. पार्टनरशिप को लोन चाहिए था, पार्टनरशिप को लोन मिल नहीं रहा था, इसके पार्टनर एक्स और वाई ने रिप्रेजेंट कर दिया, जेड पास में बैठा हुआ था, क्या जेड को रिप्रेजेंट कर दिया, अरे ये फेमस बिजनेसमैन भी तो हमारा पार्टनर है, और बैंकर उसको देखते ही तैयार हो गए लोन देने के लिए, अच्छा ये भी है क्या, तो बैंकर ने उसको लोन दे दिया। अब जेड चुप बैठ गया, यानी उसने रिप्रेजेंट कर दिया कि हाँ अपनी हामी भर दी ना कि मैं भी तो साथ में हूँ पार्टनर। अब जब लोन चुकाने की बारी आएगी ना तो जेड ये नहीं बोल सकता कि मैं तो पार्टनर था ही नहीं उसमें, चूंकि इसने वैसा रिप्रेजेंट कर दिया कि हाँ मैं भी पार्टनर, सो ही विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द ट्रूथफुलनेस ऑफ दैट फैक्ट कि ये पार्टनर है या नहीं है, ये मना नहीं कर सकता, और ये भी लोन चुकाने के लिए वैसे ही रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। आया भाई रूल ऑफ ईस्टॉपल याद आपको? तो भले ही कंपनी ने ये बोला कि हम तो सीमेंट ट्रेडिंग के अलावा हम तो वेजिटेबल ट्रेडिंग में भी काम कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा रिप्रेजेंट किया और कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कंपनी ने मिस्टर एक्स के साथ में, तो क्या इन पे रूल ऑफ ईस्टॉपल लगाया जा सकता है कि नहीं आपने तो बोला था कि आप कर सकते हैं, तो अब आपको वैसे ही काम करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पड़ेगा कि आप जैसे सही में कर सकते हैं? नहीं सर, रूल ऑफ ईस्टॉपल cannot work again ultra wires memorandum of association, that is doctrine of ultra wires के विरुद्ध रूल ऑफ ईस्टॉपल कभी भी काम नहीं कर सकता। और एक जगह मैंने आपको बताई थी जहां पर रूल ऑफ ईस्टॉपल काम नहीं करता है, द रूल ऑफ ईस्टॉपल इज नॉट एप्लीकेबल ऑन माइनर्स। माइनर ने अपने आप को मेजर जैसे रिप्रेजेंट कर दिया और किसी के साथ में एग्रीमेंट बना लिया, तो बाद में ये नहीं बोल सकता तुम भले ही माइनर हो, तुमने मेजर जैसे मुझे रिप्रेजेंट किया तो अब तुम मेजर जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा करोगे, नहीं सर, द रूल ऑफ ईस्टॉपल डज नॉट अप्लाई ऑन माइनर्स। याद आ रहा है? बोलो यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो पुराना खोपड़ी से साफ नहीं करना है रे, नया वाला जो है ना वो डालना है, लेकिन पुराने को रिवाइज करना है। सो अल्ट्रा वायर्स एक्ट को कभी भी बाइंडिंग नहीं बनाया जा सकता है बाय रीजन ऑफ ईस्टॉपल और रैटिफिकेशन, और बाकी चीजें आपके मतलब की नहीं है, उनको याद कर लेना। आगे पढ़ भाई। The whole position regarding the doctrine of ultra vires can be summed up as
When an act is performed which, though legal in itself, is not authorized by the object clause of the memorandum or by the statute, it is said to be ultra vires the company and hence null and void. ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स है, इसमें पूरी समरी आ रही है। एक एक्ट जो कंपनी ने किया है, जो अपने आप में भले लीगल काम हो, कोई इलीगल काम नहीं है, लेकिन कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज ने उस काम को ऑथराइज नहीं किया है, एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में वो कंपनी वो काम करने के लिए ऑथराइज नहीं है, या फिर हमारा कंपनी लॉ उस चीज को अलाउ नहीं कर रहा है, then it is said to be ultra vires the company beyond the powers of the company and null and void act होगा। आप उसे कंपनी के खिलाफ एनफोर्स नहीं करा सकते, ना कंपनी उसे आपके खिलाफ एनफोर्स करा सकती है। सेकंड पॉइंट, An act which is ultra vires the company cannot be ratified even by the unanimous consent of all the shareholders. बोला कि सर बाद में भी तो हम ही शेयर होल्डर्स कंपनी का एमओए जो है वो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज को अमेंड करते, तो हमने काम होने के बाद में कर दिया या पहले कर दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है, चलने दो ना सर। नहीं सर, एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स द कंपनी, बिना एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज को अमेंड किए वो काम कर लिया, इट कैनॉट बी रेटिफाइड इवन विद द यूनानिमस कंसेंट। यूनानिमस का मतलब होता है एक आवाज में 100% लोग भी, शेयर होल्डर्स भी बोल दे तो भी वो नहीं होगा। ये पॉइंट डिस्कशन का पॉइंट बनेगा इस वाले पैराग्राफ में, आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट, An act which is ultra vires the directors but intra vires the company can be ratified by the members of the company through a resolution passed at a general meeting. सर अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर्स, यानी कि डायरेक्टर ने अपनी पावर के बाहर जाके काम कर लिया है, बट इंट्रा वायर्स द कंपनी, यानी कि एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर नहीं है, उसकी ताकत के अंदर ही है। जो एग्जांपल दिया था ना, कंपनी 2 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकती है, ये एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है। एओए में लिखा हुआ है डायरेक्टर साहब 1 करोड़ तक का लोन बिना पूछे ले सकते हैं, डायरेक्टर ने ले लिया 1.5 करोड़ का, तो एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बट इंट्रा वायर्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन बी रेटिफाइड, इसके अंदर ही है ना, तो इसे ऐसे कामों को रेटिफाई किया जा सकता है थ्रू अ रेजोल्यूशन पास्ड एट द जनरल मीटिंग। एंड लास्ट पॉइंट, If an act is ultra vires the articles, it can be ratified by altering the articles by a special resolution at a general meeting. ठीक है, ये वही है, थर्ड और पॉइंट्स को मतलब एक जैसे ही है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे कि सर पहले भी हम ही अमेंड करते, बाद में भी हम ही अमेंड कर रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। उसका लॉजिक ये दिया गया है, नहीं आपने जो रिप्रेजेंट करके पैसे लिए गए उससे गलत है, पर एक्चुअल में देखा जाए तो ये लकीर के फकीर बनना हो जाता है कि सर कंपनी के फालतू कामों को डीले कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आई हुई छूट जाएगी सर, क्यों करवा रहे हो, नहीं सर हम तो ऐसा ही करेंगे। उसके अपोजिट में ये लॉजिक दिया गया है, सर बाद में भी एक्चुअल में इन्हीं लोगों को करना होता है, तो पहले आप एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज को रेटिफाई करा रहे हो, फिर ही वो काम करना अलाउ कर रहे हो, ये लकीर के फकीर बनना है, बाद में भी तो वही लोग कर रहे हैं, तो जब बाद में भी वो कंसेंट देते तो मान लो ना। तो ये एक्चुअल में कंपनी की प्रगति में बाधा बन रहा है ऐसा रूल या ऐसा लॉ होना, इतना सा डिस्कस किया है। एग्जाम में इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पैराग्राफ पढ़ गई लास्ट आज का। However, the disadvantages of this doctrine outweigh its main advantage, namely to provide protection to the shareholders and creditors. However, the disadvantage of doctrine of ultra wires outweigh its main advantage, यानी कि एडवांटेज तो थोड़ी सी है इस डॉक्ट्रिन की। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स की क्या एडवांटेज है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स, जिनसे आपने सीमेंट ट्रेडिंग का कह के पैसा मांगा था, लेकिन लगा रहे हो वेजिटेबल ट्रेडिंग में, तो एक्चुअली उनके साथ में धोखा हो जाएगा। यदि आपने उनसे बिना कंसेंट लिए उनका पैसा कह के कुछ लिया और लगा कुछ और रहे हो, तो धोखा कर रहे हो उनके साथ में। इसलिए ये उसकी एडवांटेज है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स की। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज इतनी भारी है कि इस एक मेन एडवांटेज पे में एक ही एडवांटेज है और डिसएडवांटेज बहुत भारी है, आउटवे कर देती है, डिसएडवांटेज भारी पड़ जाती है। कैसे, पढ़ आगे। Although it may be useful to members in restraining the activities of the directors, it is only a nuisance in so far as it prevents the company from changing its activities in a direction which is agreed by all. सर
सारे अभी अपन ने पढ़ा कि सारे जने एक साथ मान जाए तो भी हम ये काम नहीं करेंगे। कंपनी का डायरेक्शन चेंज करने के लिए बहुत लकीर के फकीर की तरह फिर हमको काम करना पड़ेगा। सर करना पड़ता है, क्या करें? तो एग्जाम में क्वेश्चन इस स्टेटमेंट, हाईलाइटेड स्टेटमेंट को लेके भी आ सकता है, द डिसएडवांटेजेस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स आउटवे इट्स मेन एडवांटेज। कमेंट। तो आपको पहले तो बताना पड़ेगा मेन एडवांटेज सर ये है, उसका लॉजिक ये है कि उनका पैसा उनसे कह के कुछ लिया और लगा कुछ और में रहे हो, ठीक है। बाद में यूनानिमसली भी वो कंसेंट कर जावे तो भी हम तो यही रास्ता अडॉप्ट करेंगे। तो इसमें हमको मतलब एडवांटेज है लेकिन डिसएडवांटेजेस ज्यादा है। न्यूसेंस ही है एक तरीके की कि कंपनी में जब सब लोग मान रहे तो भी आप कह रहे हो नहीं पहले एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज अमेंड करो फिर ये काम करो, उससे पहले वो एक्ट नल एंड वॉइड है। ये एक तरीके की न्यूसेंस ही है, पर लॉ कहता है ये न्यूसेंस को न्यूसेंस, भले ही न्यूसेंस है हम तो ऐसे ही चलेंगे। सो इट इज ओनली अ न्यूसेंस as it prevents the company from changing its activities in a direction which is agreed by all afterwards। हम तो पहले कह रहे हैं पहले करो आप। Again, the purpose of doctrine of UV has been defeated as now the object clause can be easily altered by passing just a special resolution of the shareholders। Special resolution 75% of the shareholders pass कर देंगे तो वो बात मान ली जाएगी। So पर्पस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर जो है ना वो डिफीट हो रहा है क्योंकि आजकल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज को अमेंड करना कंपैरेटिवली आसान हो गया है। कंपनी की जनरल मीटिंग में, चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो चाहे वो एनुअल जनरल मीटिंग हो, कैसी भी मीटिंग हो, उसमें आप एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज को अमेंड कर सकते हैं विद ए स्पेशल रेजोल्यूशन। तो फिर इजी है, तो हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है साहब आप ऐसे ही कर लो, पर हम बिना अमेंडमेंट किए वो काम कर रहे हो तो हम उसको नल एंड वॉइड मानेंगे। क्या ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स आपको पूरी समझ में आ गई? बोलिए बोलिए बोलिए। यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है विद रिस्पेक्ट टू, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है इन रिलेशन टू योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए इसको घोट लेना। ठीक है भाई। अब अपने एक तो एमओए एओए का टॉपिक बचा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। एक लास्ट टॉपिक बचा है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जिसमें दो डॉक्ट्रिन्स आती हैं, एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और एक डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन मींस एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ। तो फिर ये दो करने के बाद में आपका कंपनी लॉ खत्म हो जाएगा। यानी कि आप समझ लीजिए तीन दिन तो ये टेक्स्ट करने में लगेगा अपने को, तीन दिन। एक दिन आपका बीच में टेस्ट आ जाता है, ओरल टेस्ट। ओरल टेस्ट क्लास में 8 बजे लूंगा। सैटरडे का दिन ओरल टेस्ट के लिए ही रखा हुआ है। टाइम बचेगा तो अपन आगे भी पढ़ लेंगे, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, 2-3 दिन तो इस बाकी के बचे हुए टेक्स्ट को कवर करने में लगेगा, एटलीस्ट 3 to 4 days। फिर 1 या 2 दिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने में लगेंगे। सो बाय नेक्स्ट वीकेंड, दैट इज हम ये मान लेते हैं दिसंबर के अंदर अंदर हम हमारा कंपनीज एक्ट भी फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है। प्रियांशु को छोड़ के बाकी सब जने क्लास लीव कर दें। प्रियांशु। हाँ सर। तो दिन में कब फ्री रहता है? अराउंड आफ्टरनून 1:30 से 2:30 तक, वो टाइम पे। तो कल 1:30 मेरे को कॉल करना,
1:30 पे मेरे को कॉल करना कल, ठीक है सर। and let's discuss the first 3 lectures of the LLP and then I'll assign you further work. ओके सर। ठीक है, चलो 1:30 पे तेरा कॉल आ जाना चाहिए मेरे को, 1:15 1:20 के आसपास की सर 1:30 पे सर क्लास। ये कल 1:30 11:30 मेरे को पारुल मेस के भी जाना है, अगर जल्दी छोड़ देगी तो 1:30 मैं आपको कॉल कर दूंगा। और अगर नहीं छोड़ा जल्दी तो आपको मैं 11:30 टेक्स्ट कर दूंगा, वहां जाके मुझसे पूछ लूंगा कितना टाइम लगेगा, हाँ तो तभी आपको टेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है। और क्लास के बाद में क्या करता है तू? अभी हाँ अभी तो खाना खाऊंगा, फिर थोड़ा फैमिली के साथ बैठूंगा, फिर चिल थोड़ा करेगा। गेम टाइम, लेट नाइट स्टडी करता हूँ थोड़ा मैं। अच्छा ठीक है, मेरा भी इंटरेस्ट दिन में ज्यादा है, तो कल पॉजिटिवली लेट्स सिट अराउंड 1:30, मैम से बात करके मेरे को बता देना। हाँ ठीक है सर, आपको मैसेज कर दूंगा कल। हाँ ठीक है। हाँ।